Good morning to all of you. How are you? I hope you are well and be safe. I request to all of you, please stay at home and be safe. मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया घर पर रुकिए और सुरक्षित रहिए. First, I want to introduce myself. I am Mayank Nirupam Singh. I am posted as a gazetted officer in technical education. इससे पहले हमने ज्योग्राफी में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में स्टडी किया था. आज हम शुरू करने जा रहे हैं. चर्चा का विषय भी है, लगातार चर्चा में है, ताउते साइक्लोन यानी चक्रवात. चक्रवात होता क्या है, चक्रवात का नामकरण कैसे होता है, चक्रवात का प्रभाव कैसे पड़ता है, चक्रवात को कैसे रोका जा सकता है और किस प्रकार का चक्रवात है, इन सभी का अध्ययन हम इस लेक्चर्स में करेंगे हम. ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग. साइक्लोन होता क्या है. ठीक है, साइक्लोन ये कोई निम्न वायुदाब का केंद्र है. क्या है? निम्न वायुदाब. इसका प्रेशर मान लिया हमने 920 MB. 920 MB. इसके चारों 1020 MB और इसके चारों 1080 MB. ठीक है, यानी केंद्र में लो प्रेशर और उसके चारों ओर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा. आपको मालूम होना चाहिए फेडरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उत्तर दिशा में मुड़ती है. कौन सी दिशा में? या दाईं ओर, यह समझ लो दाईं ओर मुड़ती है. ठीक है, किस यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दाईं ओर मुड़ जाती हैं. ठीक है, अब देखिए यूँ इस प्रकार से होगा तो दाईं ओर कौन सा होगा? ठीक है, जब दाईं ओर मुड़ रही हैं तो अब देखिए दाईं ओर मुड़ रही हैं तो इसकी डायरेक्शन किस प्रकार की हो रही है? घड़ी की डायरेक्शन कैसी होती है? इस तरीके से. घड़ी की सुई की दिशा डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है. ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी हो रही है? इस तरीके से. ये फिगर उत्तरी गोलार्ध का है, नॉर्थ हेमिस्फीयर. ठीक है, यानी कि अब चक्रवात की दिशा कौन सी हो रही है? इस प्रकार की, और घड़ी की सुई की दिशा ए होती है. तो ये क्या है मतलब, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है. ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज. अब ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यानी इसकी ओर हवाएं चलेंगी. आपको मालूम होता है ना कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं. ठीक है, तो यहाँ से हवाएं यहाँ की ओर चलेंगी. जब इस ओर हवा चलेंगी तो ये हवाएं चक्राकार रूप में, चक्र के आकार में, चक्राकार रूप में इसके पास आने की कोशिश करती हैं. ठीक है, अरे मार्कर नहीं काम करते कुछ. चक्राकार रूप में इसके पास आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेकिन इस लो प्रेशर पर इस स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं. यानी कि इस स्थान को क्या कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन. आई ऑफ द साइक्लोन क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख. मार्कर काम नहीं करता, एक मिनट दूसरा मार्कर देखता हूँ. ठीक है, चक्रवात की आंख बोलते हैं इसको हम.
अब चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि आप वायुमंडल में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी पर्याप्त होनी चाहिए। यानी वायुमंडल में ह्यूमिडिटी पर्याप्त होनी चाहिए, जिसके कारण हमको संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है वो लगातार उसको प्राप्त होती रहे। साइक्लोन के लिए क्या संघनन की गुप्त ऊष्मा लगातार प्राप्त होती रहेगी, जिससे चक्रवात बना रहेगा। दूसरा, महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। अब 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का ये रहेगा तभी चक्रवात होगा। आपको मालूम है कि महासागरों के पूर्वी किनारे पर या पूर्वी तट पर क्या होता है, चक्रवात नहीं आते, क्योंकि वहाँ महासागरीय धाराओं के द्वारा ठंडा जल आ जाता है। यानी कि हमेशा महासागर के पश्चिमी सिरे पर ही चक्रवात आते हैं। तीसरा पॉइंट, जस्ट मिनट, कोई है, चलिए किस पॉइंट पे था, एक्चुअली कोई आ गया था, घर पे अकेले ही हूँ ना, तो देखने गया था कौन है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? हाँ, महासागरीय तापमान हो गया था, महासागरीय जलधाराओं का तापमान हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, कोरोलियस बल। कोरोलियस बल का मान, यानी कोरोलियस बल का मान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कोरोलियस बल, कोरोलियस बल का मान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यही रीजन है कि भूमध्य रेखा पर कभी चक्रवात नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कोरोलियस बल का मान वहाँ पर 0 होता है, और हमको चक्रवात की उत्पत्ति के लिए एक प्रायोरिटी कंडीशंस है कि कोरोलियस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। कोरोलियस बल जानते हो ना आप लोग? नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, समुद्री जल में 60 से 70 मीटर तक, यानी समुद्री जल 60 से 70 मीटर की गहराई तक गर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। गर्म होगा तभी आपको मालूम है चक्रवात उत्पन्न होगा। ये ठंडा जल जैसे जैसे प्राप्त होता जाएगा चक्रवात की आंख को, वैसे वैसे क्या होगा, चक्रवात कमजोर पड़ता जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन। वायु कर्तन शून्य होना चाहिए। शून्य क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। वायु कर्तन का मतलब क्या है? जब वायु ये ऊपर उठ रही हो तो क्या होगा, बीच में कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6, 10 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर, 10 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर उच्च वायु दाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च वायु दाब होना चाहिए। उच्च वायु दाब होगा तभी वह अपनी हवाएं बाहर की ओर फेंकेगा। क्या फेंकेगा? बाहर की ओर। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। जस्ट ठीक है, ये चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्तें थी। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये चक्रवात है कौन सा। आपको मालूम होना चाहिए चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण चक्रवात और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और ये चक्रवात कौन सा है? उष्णकटिबंध, क्योंकि उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है,
शीतोष्ण आपको मालूम होना चाहिए कि 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ये और दक्षिण अक्षांश पे ये शीतोष्ण चक्रवात पाए जाते हैं। जबकि ये अधिकांशतः देखा होगा आपने 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं। अब देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है, आपका इक्वेटर है, ठीक है। अब आपको मालूम है जब सूर्य मार्च के महीने में क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जो हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ठीक है, इस क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। क्या कहते हैं? ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की डायरेक्शन परिवर्तित होती जाएगी, यानी जैसे जैसे सूर्य की दिशा परिवर्तित होती जाएगी, तब तक ITCZ का मान भी परिवर्तित होता रहेगा, यानी कि ITCZ की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। अभी यहाँ पर मार्च में, अप्रैल में फिर यहाँ पर हो जाएगा ITCZ, मई में इधर हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है, भारत की कंडीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है? कर्क रेखा भारत से गुजरती है, आपको मालूम नहीं चाहिए, 23.5 डिग्री, ठीक है। जब कर्क रेखा यहाँ गुजरती है तो मार्च, और यहाँ 21 जून को आता है। कब आता है? 21 जून को। यानी ITCZ का विस्थापन 21 जून को 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कहाँ इसका विस्थापन हो जाता है? 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ITCZ का विस्थापन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, और नीचे क्या है? मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। पिड़ाहरम में हवाएं यूँ चल रही थी, आपको मालूम चाहिए उत्तरी गोलार्ध में वायु पवनें अपनी कितना दाईं ओर मुड़ती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस तरीके से चलेगी, तो दाईं ओर मुड़ो, ठीक है। ये प्रारंभ की कंडीशन थी जब मार्च में सूर्य पड़ रहा, सूर्य की किरणें थी, ठीक है। जब मार्च में था तब ये कंडीशन थी। लेकिन अब जून में क्या हुआ? ITCZ कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। तो ये हवाएं, ये पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें ITCZ के पास जा रही थी, इनको तो वहीं पहुँचना ही है। लेकिन अब एक क्या हुई, मार्च के बाद या जून के महीने में फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाईं ओर मुड़े जाएंगी। इक्वेटर क्रॉस करके कैसे मुड़ेंगी? दाईं ओर, यहाँ दाईं ओर मुड़ेंगे, ठीक है। समझ आया? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर 30 से 40 पे क्या चल रही होती हैं? टेट विंड्स भी चल रही होती हैं, ठीक है। अब ये टेट विंड्स आमने सामने यहाँ मिलती हैं तो ये चक्रवात को जन्म देती हैं।
क्या देती है, चक्रवात की उत्पत्ति करती हैं। अब देखिए इसको समझो थोड़ा, ये हो गया कैसे इसको ये घुमा, कैसे कैसे डाइयों मुड़ी और कैसे आमने सामने मिली। ठीक है, अब देखिए ठीक है। अब देखिए 5 मई के आसपास आपका ITCZ कहाँ रहता है, यहाँ आता। ठीक है, और 18 मई के आसपास या 20 मई के आसपास मान लो, 20 मई के आसपास, ठीक है, और 30 मई के आसपास ये पश्चिमी बंगाल के आसपास रहता है। अब 20 मई को ये आसपास कहाँ पर, महाराष्ट्र के, कहाँ पर, महाराष्ट्र के आसपास, यानी कि 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, 2-4 दिन आगे पीछे होता रहता है। आप भी जानते हैं ये सब चीज़ें। एक मिनट, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, चलिए हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या ITCZ है, ठीक है, और आपको मालूम है दक्षिण गोलार्ध से पवनें आ रही हैं, और ये कौन सी, यहाँ पर कौन सी ट्रेड विंड चल रही हैं, क्या चल रही हैं, ट्रेड विंड चल रही हैं। ठीक है, और ये पवनें यहाँ ये आ रही हैं, और ये पवनें इन पवनों से मिलेंगी। ठीक है, मिलेंगे, लेकिन ये यहाँ पर लो प्रेशर इतना अधिक होता है कि आपको मालूम होना चाहिए पवनें मिलती हैं, ठीक है, मिल नहीं पाती आमने सामने, ये क्या उस क्षेत्र से ऊपर उठती हैं। अभी बताऊंगा कैसे उठती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, चक्रवात की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी, चक्रवात की उत्पत्ति। अब देखो कैसे होती हैं, हमेशा याद रखिए चक्रवात में क्या होता है, धरातल स्तर पर, उस कटिबंधीय चक्रवात में धरातल स्तर पर पवनों की दिशा केंद्रमुखी, कैसी, केंद्रमुखी, ठीक है, केंद्र की ओर। और मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर कैसी होगी, ऊपर की ओर। और ऊपरी स्तर पर बाहर की ओर। ठीक है, यानी कि धरातल पर कैसी होगी, केंद्र की ओर, उससे ऊपर मध्यवर्ती स्तर पर ऊपर की ओर, और जब ऊपर 10 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर बाहर की ओर। ठीक है, अब देखो ये आपका ITCZ है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, ITCZ। ठीक है, अब पवनें उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध से इस तरीके चल रही हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र में पहुंचकर यहां से ऊपर उठती हैं। ये कितना क्षेत्र होगा, 0 से 2 किलोमीटर, कितना, 0 से 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से इस क्षेत्र पर अंदर प्रवेश न करके उसके समीप आगे ऊपर उठती है, ऊपर उठ के ये ऊपर उठी आपकी,
ये तो आपका चले गई, ठीक है, ठीक है। इसके पश्चात ये क्या, जी 2 से 8 किलोमीटर तक, यानी 2 से 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक ये ऊपर उठनी, ठीक है। इसके पश्चात इनका विस्तार बाहर की ओर हो जाता है। कैसा? बाहर की ओर। और यहाँ पर बादलों, जब बाहर की ओर होता है तो बादलों को ऊंचाई पहुंचकर बादलों का निर्माण करती हैं। जैसे कि बादलों का निर्माण हुआ, और इन बादलों के निर्माण से ही यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। ये चक्रवात की ऊर्ध्वाधर संरचना थी, वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, वर्षा होती है। अब ये इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। कितना भी तेज चक्रवात आएगा, लेकिन इस यहां खड़े व्यक्ति को महसूस नहीं होगा कि चक्रवात आ रहा है, महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये स्थान शांत रहता है। इस क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहते हैं, ठीक है। जब तक इस क्षेत्र को ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, ऊष्मा प्राप्त होती रहेगी, तब तक साइक्लोन आता रहेगा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए, मई के महीने में साइक्लोन यहाँ आ गया, 20 मई के आसपास। इसने महाराष्ट्र, अब इसकी डायरेक्शन देखिए आपकी कैसी थी, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके की है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन यहाँ चल रही है। धीरे धीरे इसका विस्तार होता जा रहा है। क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है, और ये अब घूमते घूमते कहाँ तक पहुँच गया है? गुजरात के सौराष्ट्र तक, यानी गुजरात तक पहुँच गया है। और गुजरात के सौराष्ट्र से ये कहाँ तक पहुँच गया? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी ये पहुँच गया है, जिस कारण उत्तर प्रदेश में भी मानसून की संभावना, मानसून बोलेंगे लेकिन ये बरसात चक्रवात की है, ठीक है, चक्रवात के द्वारा बरसात होगी, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि पहले महाराष्ट्र, गोवा, और फिर गुजरात के सौराष्ट्र, और फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये पहुंच गया, ठीक है। चक्रवात समझ में आया क्या होता है? अब देखिए, हमेशा जो चक्रवात आता है, या तो प्री मानसून होगा या पोस्ट मानसून, या तो मानसून से पहले या मानसून के बाद। मानसून के बाद क्यों आता है? मैंने उससे पहले आपको बताया था कि मार्च में चलता है, ठीक है। मार्च में इक्वेटर पे होता है, जून में वहाँ पहुँच जाता है कर्क रेखा पे, फिर जून से वापस होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर के आसपास उधर आता है। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में फिर वही सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है कि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा अधिकतर, यानी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और लो प्रेशर बनेगा, जिस कारण चक्रवात की उत्पत्ति यहाँ होती है। अब आपको मालूम होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक आते हैं। जब 4 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आएंगे, तब जाके एक चक्रवात आपको कहाँ प्राप्त होगा? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में, ठीक है। अब बर्ड पे देखें इसकी सिचुएशन क्या है। देखिए बर्ड में देखिए इसको,
देखिए बर्ड में देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। ये भी थोड़ा नीचे है कर्क रेखा, मैक्सिको से होकर गुजरती है ना, मैक्सिको, ठीक है। यहाँ मैक्सिको से होकर गुजरती है, यहाँ पूर्वी और है गुजरात। तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ क्या हुआ, लो प्रेशर, तो इस क्षेत्र में साइक्लोन आया बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ इसको साइक्लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लोन। और अरब सागर में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, साइक्लोन ही बोलते हैं। जबकि यह पश्चिमी द्वीप समूह है, क्या है, द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह है, कैरिबियाई द्वीप समूह जिसको बोलते हैं, कैरिबियाई द्वीप समूह है ना, पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है। इसके पूर्व में कैरिबियाई द्वीप समूह है, जमैका, हवाना, हैती, क्यूबा, पोर्टरिको, ये क्या है, कैरिबियाई द्वीप समूह है। यहाँ इसको हरिकेन के नाम से बोलते हैं, हरिकेन, हरिकेन, ठीक है। और चाइना और जापान में भी यहाँ आता है, चाइना और जापान में इसको बोलते हैं टाइफून, क्या बोलते हैं, टाइफून। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसको बिलीबिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलीबिली, ठीक है। इतना आ गया बर्ड पे क्या, ठीक है, कौन किस किस नाम से इसको जानते हैं। अब इसके देखो इसका नामकरण, ठीक है, नामकरण देख ले, किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया। नामकरण जो किया गया इसका सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के क्लीमेंट के द्वारा किया गया, क्लीमेंट जी, ठीक है, ऑस्ट्रिया के। फिर 1900 द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद 1953 में, द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद 1953 में अमेरिका एजेंसी के द्वारा, अमेरिका की मौसम एजेंसी के द्वारा, अमेरिका की मौसम एजेंसी के द्वारा इसका नामकरण किया गया। लेकिन हमें प्रारंभ में इनका नामकरण किसके द्वारा, महिलाओं के नाम पे किया गया था, किसके नाम पर, महिलाओं के नाम पर किया गया था। लेकिन बाद में महिलाओं के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया, ऑब्जेक्शन के कारण इनको हटाया गया। और बाद में 1978 में पुरुषों के नाम पर भी उसका नामकरण किया गया, 1978 के बाद। लेकिन चक्रवात के नाम के संदर्भ में, चक्रवातों के संदर्भ में, जो हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं, इनके संबंध में 2004 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, मालदीव, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यानी कि 2004 में इन देशों के द्वारा नामकरण किया जाता है। किनके द्वारा, इन देशों के द्वारा, हिंद महासागर में आने वाले। और जब अंग्रेजी की वर्णमाला के द्वारा, उसमें QUXYZ इन नामों को छोड़ दिया जाता है, QUXYZ इन नामों को छोड़ दिया जाता है। बाकी किसी भी उसके अल्फ़ाबेट के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है, ठीक है। एक बार जिस अक्षर का नामांकन हो जाता है उसको दोबारा रिपीट नहीं करते उस नाम को। एक बार जो नाम
आ गया उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। इसका मुख्य रीज़न यही है कि हर साइक्लोन की इंटेंसिटी अलग अलग, तीव्रता अलग अलग होती है और इसी तीव्रता के कारण क्या होता है, उनको पहचानने के लिए अलग अलग नाम प्रदान किए गए हैं और इसीलिए नाम की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ गया? पता चल गया आपको? यानी कि इनकी दिशा, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और जबकि पवनों की दिशा दाईं ओर रहती है हमेशा। ठीक, ये नामांकन हो गया। अब देखिए इसका प्रभाव। देखिए प्रभाव, देखिए अभी तक लगातार चर्चा के विषय में बना ही हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में बॉम्बे हाई में जो रिहायशी नौकाएं हैं थी, उसमें जो कई लोग थे, वर्कर्स थे, वो कई लोग गायब हुए हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि इससे जनमानस की हानि होती है। क्या होती है? जनमानस की हानि होती है। वैसे भी जनमानस की हानि होती है, आपको मालूम होना चाहिए। रिहायशी नौकाएं जानते हो आप लोग ना, कि बॉम्बे हाई है मुंबई में, मुंबई हाई में क्या होता है, तेल का खनन होता है, ऑयल का जब रिफाइनिंग होती है तो वहाँ वर्कर्स की आवश्यकता होती है। वो वर्कर्स क्या, रिहायशी वहाँ नौकाएं बनी हुई हैं, वो इस प्रकार की हैं कि वहाँ पूरी घरेलू आवश्यकताएं पूर्ति होती है और वहाँ पर विश्राम स्थल मान लीजिए आप उसको। तो वहाँ पर उन नौकाओं में जो सदस्य थे उनमें से कुछ लोग गायब भी हुए इसके कारण। ठीक है। दूसरा, अधोसंरचनात्मक हानि, आधारभूत संरचनाओं की हानि होती है, क्योंकि जो भी आधारभूत संरचनाएं बनी थी वो सब क्या होते, चक्रवात के कारण उनकी ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है। जैव विविधता तो आपकी नष्ट होती है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है वहाँ की, इंसानों को रोजगार चले जाते हैं। ठीक है। हानि तो आप जानते हो, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है? ठीक है। हमें रोकने के लिए देखिए 3 स्टेज होती हैं। आपदा पूर्व, आपदा के समय, और आपदा के बाद। देखिए आपदा पूर्व, आजकल कई उपग्रह इस प्रकार से है, चाहे ओशन जेट ले लीजिए, स्कैम जेट ले लीजिए, जिसके के द्वारा हमको मौसम की जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस मौसम की जानकारी के आधार पर विभिन्न तकनीक का प्रयोग करते हुए, चाहे SMS हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे लाउड स्पीकर हो, इसके द्वारा आप क्या करोगे, सूचना का प्रसार करोगे। किसके द्वारा? इन माध्यम के द्वारा आप सूचना का प्रसार करोगे। जब लोगों के पास सूचना के पास प्रसार उनके पास सूचना पहुंच जाएगी तो वो हमेशा वो कोशिश करेंगे उस इलाके से दूर रहने की। ठीक है। यानी कि आपदा पूर्व आपको IT का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। आपदा पूर्व आपको आश्रय स्थल बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? आश्रय स्थल। आश्रय स्थल बनाने से यानी कि जहाँ पर इसका प्रभाव अधिक हो रहा है उस क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट करके दूसरे क्षेत्र में पहुँचाना होगा। ठीक है। आपको मालूम है लास्ट ईयर उड़ीसा के फानी में जो साइक्लोन आया था तो उससे उड़ीसा में बहुत कम हानि हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले से क्या बना लिए थे, आश्रय स्थल बना लिए थे। ठीक है। और आज सूचना तकनीक का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त मॉक ड्रिल, यानी कि मॉक ड्रिल करते रहना चाहिए समय समय पर। मॉक ड्रिल का तात्पर्य है कि उस सिचुएशन को एक आभास करते हुए उसका पुनः अभ्यास किया जाए, यानी कि जो सिचुएशन साइक्लोन के समय आनी है उसका पूरा अभ्यास किया जाए कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आपदा के समय
आपदा के समय जो लोग फंसे हैं उनको कहाँ तक ले जाओ, आश्रय स्थल तक ले जाइए। ठीक है, क्या तक ले जाइए, आश्रय स्थल तक ले जाइए जो आपदा में फंसे हुए। दूसरा, उनको राहत सामग्री, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाए। और इसके अंतर्गत भी हम उपग्रहों की सहायता ले सकते हैं। जिस आपको मालूम होना चाहिए कि हमको मालूम पड़ जाता है सैटेलाइट के थ्रू कि कहाँ पर कौन सा व्यक्ति है, वहाँ पर कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है, सब मालूम पड़ रहा है। आज के दौर में तकनीकी बहुत आगे तक पहुँच चुकी है, तो उस सूचना तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए हमको इसमें। ठीक है, और आपदा के बाद, आपदा के पश्चात पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। किसकी? पुनर्वास। पुनर्वास से तात्पर्य है कि जिन व्यक्ति का रोजगार चला गया है उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, आधारभूत संरचना का पुनः विकास किया जाए। ठीक है, और जो भी क्षति हुई उसकी कोशिश की जाए, उसकी भरपाई, जिसके कारण उसकी जीविका पुनः शुरू की जाए। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ताउडे साइक्लोन का नाम किसने दिया? आपको मालूम होना चाहिए, इसका नाम म्यांमार ने दिया है। म्यांमार। किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। ठीक है, ये था आपका साइक्लोन। साइक्लोन के अंतर्गत यदि कोई डाउट है आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मैं ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री और मेंस में आते हैं, मैं सबको क्वेश्चंस को कवर करूंगा एक एक करके। अभी मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट करा दिया है। इसके अतिरिक्त समुद्री जलधाराएँ, बायोडा की बेटियाँ, इंट्रोडक्शंस ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी, ये सब कंप्लीट करा चुका हूँ। इनको देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जिनने मेरे चैनल ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो वो 9411002258 पर जाकर 58 पर जाके ऐड हो सकते ग्रुप में। इसके अंतर्गत मैं आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी आपकी PDF है, जो भी टॉपिक्स में खत्म करता हूँ उसकी PDF उपलब्ध कराता हूँ। 58 है। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे।